Subscribe now. Press the bell icon. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। ये 5वां मॉक टेस्ट है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पहला, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात है? जिसमें आपको बताना है कि शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुपात 2:1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। तो वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ये सभी रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम आईईपी का शुभारंभ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम 1975 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ताप विद्युत गृहों से निष्कासित ऐसी कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है? तो राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त गैसें हैं जो दी गई हैं आपके ताप विद्युत गृहों से निष्कासित होने वाली गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो घरेलू ईंधन से जलने की कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त ये सभी गैसें घरेलू ईंधन के जलने से वायु को प्रदूषित करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित यानी निकलती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। तो ज्वालामुखी क्रिया से हाइड्रोक्लोरिन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त गैसें ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसमें आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपका डी होगा, जलवाष्प आपका वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपका बी होगा, मलमूत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने। पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है? तो राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त सभी तीनों से आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है। मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से, रासायनिक उर्वरकों से, औद्योगिक प्रदूषकों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपके सामने। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। राइट आंसर डी होगा। प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीकरण का क्या कारण है? तो मरुस्थलीकरण का कारण बताना है। राइट आंसर आपका सी होगा, वर्षा ना होने से मरुस्थल बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है।
चार ऑप्शन आपके सामने। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी कारक आपको बताना है। राइट आंसर आपका ए होगा वनोन्मूलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचा होता है। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो बढ़ता है घटता है ये आपको बताना है। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। राइट आंसर आपका डी होगा। ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ज्वारी शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, वायु शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको बताना है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका बी होगा, ताप विद्युत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है। राइट आंसर आपका सी होगा, लकड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? तो भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस आपका राइट आंसर ए होगा। गैर परंपरागत स्रोत का अपनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का प्रभाव बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका डी होगा, बाढ़, अकाल, भूखमरी। अर्थात आपका उपयुक्त सभी कथन पृथ्वी पर तापमान वृद्धि के प्रभाव के कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी होगा, रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, तो राइट आंसर आपका डी होगा। ये सभी क्रियाएं आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनोन्मूलन। आपका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? तो आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी कृषि भूमि प्राप्ति के लिए और बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, ये सभी वनोन्मूलन की आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है, तो वनोन्मूलन से आपको बताना है वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खनन पर पर्यावरण का प्रभाव ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि, वन संपदा नष्ट, अर्थात उपयुक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव उपयुक्त सभी का पड़ता है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तकनीकीकरण से प्रभावित होता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तकनीकीकरण से क्या क्या प्रभावित होता है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थात उपयुक्त सभी आपका प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी?
तो जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि बान में हुई थी। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना। राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। तो पर्यावरण प्रबंधन का कार्य आपको बताना है। आपका राइट आंसर बी होगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।